रावण से ज्यादा ज्ञानी कौन था? बताइए, ज्ञानी था कि नहीं? तो राम मैं पढ़ा हूँ, भाजपाई तो पढ़ते नहीं, खाली बवाल फैलाते हैं। तीसरी अर्थव्यवस्था, पांचवी अर्थव्यवस्था में इतनी बेरोजगारी है जो 45 साल के निचले रिकॉर्ड स्तर पर है, ये तीसरी बनाएंगे तो क्या होगा? ये जो हमारा कपड़ा है ना, ये भी गायब हो जाएगा, यहाँ पट्टा लपेटना पड़ेगा। उतना समझिए कि हमारे कपड़े नीचे जाते हैं। मतलब हम सोचे थे कि टी शर्ट के ऊपर एक शर्ट आ जाएगा, मतलब अच्छे दिन आ जाएंगे। हमें क्या पता था कि हमारे 9.5 साल में कच्चे दिन आ जाएंगे। चुनाव आते ही आरोप और प्रत्यारोप के दौर शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर इंडिया वर्सेस एनडीए का चुनाव नजदीक है और इस बीच लगातार राहुल गांधी को रावण बोल दिया गया। एक तरफ जो है युद्ध छड़ा हुआ है इजराइल में, आपने देखा, और जहां भारत सपोर्ट भी कर रहा है, तो दूसरी तरफ कई सारे मुद्दे भारत से भी आ रहे हैं, जैसे संजय सिंह को लेकर के आखिर क्यों ईडी ने उनसे पूछताछ की और क्यों गिरफ्तार किया गया। सवाल तो ईडी पर भी खड़े कर दिए गए कि ईडी भी जो है कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दबाव में है। अब हम कलीम शेख हमारे साथ मौजूद हैं, लगातार चर्चाओं का विषय बने रहते हैं, इनसे ही जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर सच क्या है ईडी का। पहला सवाल मेरा रहेगा राहुल गांधी को लेकर। यहाँ पर भाजपा पार्टी के तमाम नेताओं ने राहुल गांधी की तुलना रावण से कर दी। कलीम साहब, भाजपाइयों को पता ही नहीं है कि रावण भाजपाइयों से भी ज्यादा ज्ञानी था। आपको पता होगा रावण से ज्यादा ज्ञानी कौन था? बताइए, ज्ञानी था कि नहीं? तो मैं पढ़ा हूँ, भाजपाई तो पढ़ते नहीं, खाली बवाल फैलाते हैं कि राम जी ने लक्ष्मण से कहा था कि तुम रावण के पास गए थे तो तुम कुछ ज्ञान लेके आए कि नहीं? तो बोले नहीं। बोले तुम कहाँ खड़े थे? तो बोले मैं सर के पास खड़ा था। तो बोले नहीं, तो इसलिए तुम्हें ज्ञान नहीं मिला। ये रावण का कथन, राम जी का कथन है। और तो ये सब चीजें हैं। राम जी कभी भी रावण को दुश्मन नहीं माने। स्वीकार है रावण। अरे रावण ये बताओ, रावण ने महिलाओं पर अत्याचार किया था क्या? सीता को हर ले गए तो उनको छुआ तक नहीं था, इतना सम्मान किया था। ये भाजपाइयों से तो सीता भी सुरक्षित नहीं है इस कलयुग में। बताओ, हंसने वाली बात नहीं है। आरक्षण दे दिया महिलाओं को, 33% आरक्षण दे दिया। आरक्षण तो दे दिया, लेकिन कपड़े नोच रहे हो मणिपुर में। और 8 किलोमीटर 12 साल की बच्ची का रेप करके चल रही है बेटी 8 किलोमीटर। ऐसा समाज बना रही हो कि कोई मदद को आगे नहीं आता। बताओ, इन भाजपाइयों से बोलो ना, कौन सा भारत बना रहे हो? तीसरी अर्थव्यवस्था वाला भारत। तीसरी अर्थव्यवस्था, पांचवी अर्थव्यवस्था में इतनी बेरोजगारी है जो 45 साल के निचले रिकॉर्ड स्तर पर है, ये तीसरी बनाएंगे तो क्या होगा? ये जो हमारा कपड़ा है ना, ये भी गायब हो जाएगा, यहाँ पट्टा लपेटना पड़ेगा। ये जो जितने अर्थव्यवस्था ऊपर करने की बात करते हैं ना, उतना समझिए कि हमारे कपड़े नीचे जाते हैं। मतलब हम सोचे थे कि टी शर्ट के ऊपर एक शर्ट आ जाएगा, मतलब अच्छे दिन आ जाएंगे। हमें क्या पता था कि हमारे 9.5 साल में कच्चे दिन आ जाएंगे। आज हमें कच्चे पे लाकर खड़ा कर दिया, पैंट हमारा खींच लिया है सरकार ने। इजराइल से अच्छे संबंध तो बना रहे हैं मोदी। हाँ, तो अपने परिवार से तो संबंध बना नहीं पाए, तो उधर ही बनाएंगे। मेरा कहना बीवी पर नहीं, मेरा कहना मणिपुर पर है। मणिपुर हमारा परिवार है, ठीक है? तो बताइए, मणिपुर से तो मधुर संबंध अभी तक मोदी जी स्थापित नहीं कर पाए। अभी तक मणिपुर के लोग टेंशन में, बच्चे दूध के लिए परेशान, खाने के लिए परेशान, लोग अपनी जानें बचाकर आज भी इधर उधर छुप के रहते हैं। पलायन कर गए कितने लोग, घर से बेघर हो गए। तो उनकी चिंता नहीं है मोदी जी को, और विदेश की चिंता है। शांति है, अमन तो हो गया है। अरे शांति तो हम जनता बोलते हैं कि मोदी जी हमें शांति चाहिए, तो मोदी जी को लगता है कि ये लोग क्रांति मांग रहे हैं। तो कभी मणिपुर होता है, तो कभी नू होता है, तो कभी गुरुग्राम होता है। आप देखते ही हैं, ये होना चाहिए साहब, होना चाहिए। क्यों हो रहा है? पूछिए मोदी जी से। ये 24 का चुनाव नजदीक है, ईडी का खेल आपने देखा क्या? ईडी के पास 2 ही तो हथियार है, ईडी और सीडी। जिस ईडी मतलब किसी नेता को ठिकाना लगाना हो तो सीडी जारी होता है, और किसी नेता को बीजेपी में लाना हो तो ईडी जारी होता है। यही तो हो रहा है। नहीं तो बताइए, प्रधानमंत्री ने सुबह का शाम नहीं होता है, प्रधानमंत्री का झूठ पकड़ा जाता है। प्रधानमंत्री मन से कहते थे, भाइयों बहनों, अजीत दादा पवार ने 70,000 करोड़ का घोटाला कर दिया है। और देवेंद्र फडणवीस कहते थे कि अजीत दादा पवार ने इतना घोटाला किया कि जब हमारी सरकार
आएगी तो ऐसा ही कहा था जैसा मैं बता रहा हूँ कि अजीत दादा जेल जाएंगे एंड चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। तो ये फडणवीस से पूछिए कि कौन से जेल में अजीत दादा पवार चक्की पीस रहे हैं। और दूसरी बात मोदी जी से पूछिए कि आपने कहा था कि अजीत दादा पवार ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया, तो उस घोटाले का क्या हुआ। तो क्या होता है, भाजपा के पास वॉशिंग मशीन है, इधर से भ्रष्टाचारी नेता घुसता है, इधर से सदाचारी बन के निकल जाता है। अब अजीत दादा पवार पर कोई आरोप नहीं है, क्यों नहीं है। संजय सिंह को लेकर आपकी क्या विचार है, गलत हुआ है या सही हुआ है? देखिए, 100 करोड़ का घोटाला मैंने अभी क्या कहा था कि किसी नेता को डराना हो, किसी नेता को भाजपा में लाना हो तो भाजपा दो चीज जारी करती है, ईडी और सीडी। सीडी क्या है? सीडी मतलब आपको नहीं पता है? हाँ, क्या होता है सीडी? वही, हाँ, वही क्या सीडी में? अरे क्लिप। अच्छा क्लिप। हाँ, हाँ, वही आता दिखा है। देंगे। हाँ, किसकी क्लिप? जिसको ठिकाने लगाना हो अच्छा। नेता को, हाँ। और जिसको भाजपा में लाना हो उसको ईडी। अच्छा हाँ। अच्छा, मध्य प्रदेश तमाम राज्यों के चुनाव का ऐलान हो चुका है। मध्य प्रदेश में सिंधिया और शिवराज की जोड़ी आप कैसे देख रहे हैं? सिंधिया और शिवराज की जोड़ी, हमारे एक कहावत है, एक अंडा और एक कोड़ी। हाँ, अच्छा, आपको लगता नहीं सिंधिया शिवराज जी को फिर से जो है कुर्सी पर बैठा देंगे? पहले आपने देखा था। अरे ये दोनों आपस में लड़के खत्म हो जाएंगे, अच्छा, मामा जी बोलते हैं मतलब उनको- बीजेपी को निपटा देंगे। मामा जी बोलते हैं मध्य प्रदेश मामा के जी- वो जनता के। मामा जी कहने से नहीं होता। मामा जी अगर भांजे का ख्याल रखते तो आज भांजे बेरोजगार में घूमते। लाडली बहन योजना। लाडली बहन योजना में बहनों ही बेरोजगार घूम रहे हैं। बहन 1,000 ले रही है। तो ये बताइए कि आप बताइए, हमारा भारत का कल्चर है कि जो पुरुष कमाता है और महिलाएं घर चलाती हैं। तो जब पुरुष ही बेरोजगार रहेगा, मतलब जब मामा जी के बहनों ही बेरोजगार रहेंगे तो उनकी बहन कैसे किचन चलेगा, वो पूछिए ना। किचन का बजट तो बहनों ही ला के देते हैं ना। आप इजराइल का समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं? इजराइल के साथ भारत खड़ा है, आप नहीं खड़े हो। नहीं, भारत नहीं खड़ा है, अंधभक्त खड़े हैं। अच्छा, हम सच के साथ खड़े रहे। हाँ, सच क्या है पहले? सच जिसके साथ जुर्म होता है वो वहाँ खड़े आप रहे। किसके अच्छा साथ? ये बताइए, रूस हमारा देश मित्र देश है कि नहीं है? बिल्कुल है। कैसा संबंध है हमारा? हाँ। तो हम रूस के साथ खड़े रहें कि अमेरिका के? तो अमेरिका ज्यादा शक्तिशाली है ना सर। अरे शक्तिशाली होएगा तो हम लेट जाएंगे क्या? हाँ, अभी अमेरिका ने कोरोना काल में धमका दिया था हमें वैक्सीन की वजह से। तो बताइए, ऐसे मित्र को हम नहीं चाहिए जो हमें धमकाए। ऐसा मित्र चाहिए जो हमारे सुख दुख में खड़ा रहे। अमेरिका का परमाणु शक्ति है। अरे यार, साथ तो हम नहीं परमाणु शक्ति हैं। हाँ। इंदिरा जी तो अमेरिका से कभी नहीं डरी, हम क्यों डरेंगे? डरी है? डरी है क्या? हम क्यों कह रहे हैं? हाँ। इंदिरा जी ने अमेरिका को भी धमकाया है, हाँ। इतिहास पढ़ लीजिए। हाँ, अच्छा ये बताइए, अगर मोदी जी रूस के साथ संबंध खराब करें, इसका असर क्या पड़ेगा? असर बहुत पड़ेगा सर। ये बताइए, एक मित्र वो होता है जो आधी रात को आपके सुख दुख में आके खड़ा हो जाता है, और एक मित्र होता है जो संतावना देता है खाली। तो कौन सा अच्छा होना चाहिए? आपसे सवाल है मेरा। सुख दुख वाला। तो सुख दुख वाले तो हमारे जो देश है, तो उनको हमको मधुर संबंध बना के रखना चाहिए। नेपाल से रखना चाहिए। देखिए, नेपाल भी धीरे धीरे दूर हो रहा था, भूटान का भी संबंध सही नहीं है। तो ये सब क्या हो रहा है? आप मानते हैं कि हमारी विदेश नीति फेल हो रही है? मैं ये मानता हूँ। मानते हो आप? हाँ, मैं मानता हूँ, क्योंकि विदेश मंत्री जो है, जब विदेश मंत्री होता तब तो विदेशी संबंध मधुर होते। विदेश मंत्री की जगह प्रधानमंत्री विदेश घूम रहा है। विदेश मंत्री, हमको पता है। संबंध भी तो अच्छे हो रहे हैं, कह रहे हैं कि विदेश संबंधी देखिए, आप भारत पहले कहाँ था, आप कहाँ हैं? अब कहाँ है? नेपाल दूर हो रहा है सर। भूटान का भी आप देखिए, नेपाल फायरिंग करके भी चला गया हमारे नागरिक पे बिहार में, आपको पता भी होगा। तो ये सब चीजें हैं जो अन्य भक्तों को नहीं दिखती है। तो इनसे कैसे छुटकारा मिलेगा? छुटकारा इस बार हमारा वोट है, सही जगह इस्तेमाल करो। यही हमारे पास एक हथियार है, लोकतंत्र। हाँ इंडिया एलायंस को। भाई देखिए, जो देश बदलाव जरूरी है। हमने 10 साल मनमोहन सिंह को दिए, 10 साल नरेंद्र मोदी को दिए, अब किसी और पार्टी को देंगे। देखिए, एलायंस के जो मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के सीएम केजरीवाल, कहीं पहुंचते हैं भटक जाते हैं, कांग्रेस को ही टारगेट कर लेते हैं जो एलायंस का हिस्सा है। देखिए, मैं किसी केजरीवाल का तो भक्त हूँ नहीं, ना मैं अंधभक्त हूँ। केजरीवाल, हम तो पहले से भी अन्ना हजारे पर सवाल उठाते आए हैं। अन्ना आंदोलन में मैं भी था। अन्ना हजारे को भ्रष्टाचार क्यों नहीं दिखता, बताइए? हाँ,
और जो केंद्र सरकार नौकरी की बात करते हैं, अन्ना हजारे भी नहीं आते हैं। केंद्र सरकार में कम से कम करोड़ों नौकरियां रिक्त पड़ी है, उसका भी वैकेंसी नहीं निकालते हैं। अब प्रधानमंत्री ने अभी 72,000 कुछ नौकरी बांट दिया था, बच्चों को मेल भी गए।